हे मिस्टर मालिम इज हियर। 23 अक्टूबर 2022 पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा वाकया हुआ जिसको अगले कई साल तक डिस्कस किया जाएगा। दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। ISPR की जानिब से ये कहा गया है 2+2=4। ये कितना इजी है फॉर्मूला समझने के लिए। अगर आपके पास 1% भी दिमाग है तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 2 और 2 जमा 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने दिमाग से ही फारग हो तो शायद आप 2+2=22 समझो। जितना इजी ये फॉर्मूला है इतना ही इजीली मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अरशद शरीफ के मर्डर के पीछे कौन हो सकता है। एज ए एनालिस्ट मैं आपको कुछ ऐसी कड़ियां मिलाकर दिखाऊंगा जिससे आप इस वीडियो के एंड पर एटलीस्ट इस चीज़ को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर पाओगे कि इस तरह के मर्डर्स क्यों होते हैं। और ख़ास तौर पे अरशद शरीफ, जो कि अगर आप आज से एक हफ्ता पहले मेरे से पूछते कि पाकिस्तान के टॉप 10 जर्नलिस्ट में किन का नाम आता है तो शायद अरशद शरीफ को मैं पहले नंबर पर रखता। एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ कियासराइयों की बेस पर बात नहीं करता था, वो फैक्ट्स के ऊपर बात करके अगले इंसान का मुंह बंद कर देता था। उसके पास ऐसे लॉजिक्स होते थे कि जिसके बाद कोई दूसरा सवाल करने को बचता नहीं था। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिससे आप आज बहुत कुछ सीख कर भी जाओगे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि कोई किसी का मर्डर क्यों करेगा। अगर तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि बहुत सारे इदारों के खिलाफ, बहुत सारे लोगों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट दे डोंट हैव दैट प्रूफ। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा पास नहीं है जिससे उन अदारों को या उन स्पेसिफिक लोगों को कुछ नुकसान हो सके। इसलिए उन इदारों को या उन लोगों को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी बकवास करते रहे। लेकिन अरशद शरीफ स्टार्टिंग से ही इस तरह की पर्सनालिटी थे कि वो कोई भी बात हवा में नहीं करते थे। उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स होते थे, जैसे मैंने पहले कहा कि वो हमेशा चूंकि सबूतों पे बात करते थे, उनकी स्टडी इस तरह की थी, वो इस तरह का एक माइंडसेट रखते थे कि वो कुछ भी फैक्ट्स के बिना कहना पसंद नहीं करते थे। DVD है, ये एक USB है, ये मैं कमेटी के सामने पेश करूंगा। क्या है इन DVDs में। एक वीडियो में अरशद शरीफ अपने पास कुछ DVDs और USBs दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए कि उनके पास कुछ ऐसा रखा है कि बहुत जल्द वो इस चीज को सबके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। अब उनके एक्सपोज से क्या होगा, डेफिनेटली जो बंदा बहुत ज्यादा ताकत में होगा वो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकता है कि अगर इसने अपनी जुबान खोल दी या कुछ ऐसा दिखा दिया जिसकी वजह से मैं बहुत बुरे तरीके से अवाम में या ऐसे में अपने सराउंडिंग अथॉरिटीज के सामने लेट डाउन हो गया तो मैं अपनी इस पावर से हाथ खो बैठूंगा। अब वो पावर आपके किस काम की जब अगले इंसान को आप टाइम पर सबक ना सिखा सको, उस टाइम पर उसको ये ना बता सको कि भाई तेरे से ज्यादा पावरफुल मैं हूं। मेरी सारी बातों से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग कनेक्शंस बताने वाला हूँ। आप अगर इस टाइम ट्विटर के ट्रेंड्स पर जाएं या किसी भी सीनियर सहाफ़ी को बोलते हुए देखें या फिर ऐसे में आप अरशद शरीफ के इंटरव्यूज देखेंगे या उसकी कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे तो आपको बड़े आराम से क्लैरिटी हो जाएगी कि इसका इशारा किस तरफ है और इसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन असल में जो आप समझते हो ना, समटाइम वैसा होता नहीं है। उसके पीछे उससे भी बड़ा लॉजिक होता है जहां तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाते। सबसे पहले तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अरशद शरीफ का अगर मर्डर होना था तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि उनको यहां पर इतना ज्यादा धमकाया गया और फिर मुल्क से बाहर भेजा गया। आपने बचपन से लेकर आज तक ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहां पर एक डॉन जो है वो सुपारी देता है एक आम इंसान को कि तुमने फला बंदे का मर्डर करना है, तुम्हें मैं इतना ढेर सारा पैसा दूंगा। अब देखा जाए तो ऐसे में वो डॉन खुद बहुत पावरफुल होता है, उसके पास ज्यादा बड़े हथियार हैं, उसके जिस्म में भी शायद ज्यादा ताकत हो, वो ज्यादा अच्छा माइंडसेट रखता हो, लेकिन फिर भी वो खुद से मर्डर करना नहीं पसंद करेगा इस वजह से कि मर्डर करना बहुत आसान है लेकिन मर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन से बचना
बहुत मुश्किल है। आई मीन दुनिया के इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी रिजॉल्व कर दिए गए इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि जहां पर इंसान सोच भी नहीं सकता। यानी कि इंटेलिजेंस इंसान की इतनी स्ट्रांग है कि चोर चाहे जिस तरह से भी चोरी करे, मर्डर चाहे जैसी मर्जी प्लानिंग करे, अगर आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो उससे बचा नहीं जा सकता। तो इसलिए मर्डरर की यह कोशिश होती है कि वो किसी इंसान को जान से मारने के बजाय इस बात के ऊपर ज्यादा अटेंशन दे कि उसके बाद के जो आउटकम्स होंगे, उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे मैं कैसे बच सकता हूं। वो अपने आप को हर एंगल पे रख के सोचता है। वो 1 से 10 सिनेरियोस क्रिएट करता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये कर दूंगा, अगर यहां से ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर ये होना चाहिए। अब आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है ताकि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पहुंच सकें जिस पॉइंट पर अरशद शरीफ का मर्डर हुआ। अरशद शरीफ के मर्डर को अगर पाकिस्तान में किया जाता तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बहुत इजीली कैप्चर किया जा सकता था कि इसके पीछे कौन लोग हैं। इसलिए यह सबसे पहले बहुत जरूरी था अरशद शरीफ को यहां से बाहर भगाना। बाहर भगाने के बाद ये देखना था कि ये बंदा एक्चुअली में जाता कहां पे। जब अरशद शरीफ को यहां पर बहुत सारे थ्रेट्स मिलते हैं, उनकी जान के ऊपर बातें चलती हैं और उसके पीछे रीजन उनकी एक स्पेसिफिक वीडियो है, जिस वीडियो का मैं डेफिनेटली यहां पर जिक्र करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में रहकर भी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली अजीज है। इसलिए आप लोग खुद से सर्च करें कि वो कौन सी वीडियो थी जो अरशद शरीफ ने यहां पर बाहर जाने से पहले बनाई। वो कौन सा इंटरव्यू था छोटा सा जिसमें वो क्या बात कर रहे हैं और किस बात के बाद उनको थ्रेट्स मिलना शुरू हुई। जब अरशद शरीफ को थ्रेट्स मिलती हैं तो वो यहां से सीधा जाते हैं दुबई। दुबई में कुछ अरसा रहने के बाद वहां पर पता चलता है कि शायद उनका पासपोर्ट शायद एक्सपायर हो गया था या कुछ ऐसे अनासर उनके साथ अटैच हुए जिसकी वजह से उनको कीनिया मूव करना पड़ा। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि यहां पर दुबई में भी रहते हुए उनके ऊपर किसी भी किस्म का ऐसा अटैक नहीं किया गया, इस वजह से क्योंकि वो भी एक इतना डेवलप कंट्री है कि जहां पर अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो इस चीज को बहुत अच्छे से फिगर आउट किया जा सकता है कि एक्चुअली में इसका मर्डर किया तो किया किसने और क्या रीजन होगी उसके पीछे। जब वो कीनिया में आते हैं तो कीनिया में भी आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उनको जान से मार दिया गया। उनको एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया, ये शो कराया गया कि जैसे एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर एक इंसान बिल्कुल महफूज है। यानी कि जो मर्डरर होता है उसने साइकोलॉजी के साथ भी खेलना होता है इर्द गिर्द के लोगों के साथ, ताकि वो किसी भी तरह से उस तक पहुंच ना पाए, साइकोलॉजिकली भी इस चीज को अचीव ना कर सकें कि इसके पीछे एक्चुअली में वो ही होगा। यानी कि अगर ये काम फौरन से हो जाता पाकिस्तान में फिर तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चल जाना था। सेम गोज विद दुबई, अगर वहां पर भी होता तो पता चल जाना था। लेकिन उनकी लोकेशन चेंज कर देगी और उस लोकेशन पर जाने के बाद भी फौरन से अटैक नहीं किया गया क्योंकि उनकी वो जो वीडियो वायरल हुई थी उस वीडियो के साथ फौरन से कनेक्शन बिल्ड हो जाना था और पता चल जाना था कि अच्छा इनको वहां पर इसलिए पहुंचाया गया। तो इसलिए ये अप्रोच अपनाई गई कि वहां पर उनको कुछ अरसा रखा जाए, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन अ परफेक्ट वे। फिर क्या होता है कि अचानक 23 अक्टूबर को यहां पर उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करनी है, उस कीनिया से भी एक स्पेसिफिक नैरोबी की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर आपको दिखाया जाता है कि एक ऐसी जगह जहां पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है, ना वो हमारा मुल्क है, ना हमारे मुल्क से रिलेटेड वहां पर कोई लोग, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट नेशन के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे जाके उनका मर्डर हुआ। और उस मर्डर के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कीनिया की पुलिस ये कहती है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर हुआ है। यानी कि मर्डर के बाद इस चीज को हाइड भी नहीं रखा गया कि किसने मर्डर किया होगा। फौरन से आपने वो बंदा भी सामने पेश कर दिया कि हाँ ये वो रीजन थी। यानी कि आपकी रीजन पहले से ही तैयार है ताकि जिसने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो डायरेक्टली उस अप्रोच पे जाए जिस अप्रोच की वजह से या जिस कॉज की वजह से यहां पर अरशद शरीफ की डेथ हुई। अब वो कॉज क्या बनाई गई? वो कॉज ये बनाएगी कि यहां पर कीनिया की पुलिस ने मिस्टेकनली शूट कर दिया अरशद शरीफ को, ये सोचते हुए कि शायद वो कोई कार स्नैचर थे, क्योंकि उनके पास कुछ इस तरह की रिपोर्ट आई। अब आप थोड़ा सा सर्च करें इस चीज के ऊपर, कीनिया की पुलिस को खास तौर पे, तो कीनिया की पुलिस के हवाले से बहुत सारी ऐसी पहले से ही अफवाहें हैं कि वो जैसे इस तरह के शूट कर देती होती हैं, वो ब्लाइंडली किसी को भी जान से फड़का देती होती हैं। उन लोगों के अंदर शायद इतनी सेंस नहीं है, वहाँ का लॉ बहुत ही फजूल है। इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो पहला क्वेश्चन ये रेस होता है कि दुबई से कीनिया जाने का स्पेशली मशवरा दिया तो किया किसने? क्या वो दुबई से फ्रांस नहीं जा सकते थे, इटली नहीं जा सकते थे, यूएस नहीं जा सकते थे? कौन से वो अनासर थे
जो बेसिकली अरशद शरीफ को पुश कर रहे थे कि अगर तुमने दुबई में नहीं रहना तो तुम कीनिया चले जाओ, वहां पर तो कोई भी तुम्हारी जान पहचान वाला नहीं होगा, वहां पर तो कोई भी इस तरह के डेथ थ्रेट्स नहीं है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे रूरल एरिया के अंदर कोई भी आके बदमाश आपको किसी भी टाइम फड़का सकता है और हो सकता है कि पुलिस को आने में अच्छा खासा टाइम लगे, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया के अंदर हो तो यहाँ पर इतना ईजी नहीं है कि कोई भी इंसान आके आपको जान से मार दे, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ पर ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सिविलाइज्ड होता है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इसी तरह एक पूरे कंट्री को देखें, एक पूरी लोकेशन को देखें जहाँ पर उनका ये मर्डर हो रहा है। अब यहाँ पर बात जरा समझने वाली है। एक तो वो चीज़ होती है कि आप किसी के साथ बैठकर प्लानिंग करो और प्लानिंग करके आप किसी को जान से मरवाओ। एक चीज़ होती है कि आप नेचुरली ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर दो कि जिसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन हो भी तो आप मैक्सिमम उस पॉइंट तक पहुंच पाओ जिस पॉइंट की वजह से डेथ हुई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेचुरली ऐसा हो सकता है कि एक फेक इंसिडेंट क्रिएट किया गया हो। उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि जैसे जिस तरह की गाड़ी अरशद शरीफ रखते हैं उसी तरह की गाड़ी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लेकर आई गई हो और उसके बाद फिर उसकी कंप्लेन की गई हो, कभी देखो ये गाड़ी है, इस तरह का कलर है उसका, और ये गाड़ी यहाँ से कोई चोरी करके लेके जा रहा है, या इसके अंदर कोई बच्चा किडनैप हो गया, या जो भी रीज़न वहाँ पर कीनिया की पुलिस को दी गई होगी, टारगेट बनाया गया होगा अरशद शरीफ की गाड़ी को। अब अरशद शरीफ चूंकि पहले से ही काफी ज्यादा डरे हुए होंगे इस चीज को लेकर के कोई उनकी जान ना ले ले, तो डेफिनेटली वो किसी भी चेक पोस्ट पे रुकने वाले नहीं हैं। उनकी गाड़ी की मूवमेंट एग्जैक्टली कुछ वैसी होगी जो किसी भी चोर की हो सकती है, या मान लो ऐसे इंसान की जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। वो एक आम इंसान भी हो सकता है, वो चोर भी हो सकता है। अब ऐसे में पुलिस क्या करेगी कि एक सर्टेन पॉइंट तक किसी इंसान को रोकने की कोशिश कर रही है, वो नहीं रुक रहा तो उसके ऊपर डायरेक्ट धावा बोल रही है। तो आप ये देखें कि कितना नेचुरल वे में एक इंसिडेंट क्रिएट करके यहां पर मर्डर जो है वो किसी स्पेसिफिक इंसान की जान ले सकता है। यानी कि प्लानिंग उसने किसी और चीज की लेकिन टारगेट उसका कुछ और था। डायरेक्टली टारगेट अगर वो मर्डर का करता तो यहां पर बहुत आराम से फंस सकता था। दूसरी अप्रोच ये समझ में आती है कि फॉर एग्जांपल अगर उनको इस तरह से टारगेट नहीं किया गया तो आप फिर भी देखें कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़ी एस्टैब्लिशमेंट होती है, वो कभी भी किसी एक डायरेक्ट पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं करती। वो डेफिनेटली किसी बड़ी इन्फोर्समेंट के साथ ही अपना कनेक्शन बिल्डअप करके यहाँ पर उसको कॉन्फिडेंस में लेके कुछ भी करवा सकती है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपने थोड़ा फोकस करने की कोशिश करनी है इस पॉइंट पर कि जिस पॉइंट पर अरशद शरीफ का नमाज जनाजा हो रहा था वहां पर हमारे डीजी ISI और ISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग बैठे थे? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये गरीदा फरूकी नहीं बैठी थी? और ये किस तरह के सवाल कर रही थी? अगर आप इसके सवाल पे गौर करें तो शी वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग कि इमरान खान यहां पर अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की जान को यहां पर खतरा नहीं था। तो क्या इमरान खान की भी इन्वेस्टिगेशन होगी इस सारे प्रोसेस में? अब ये जो जर्नलिस्ट बैठी हैं ये नॉर्मली किसके खिलाफ बात करती हैं? और ये जो लोग बैठे हैं यहां पर दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली उसी टाइम पर, क्यों? जिस टाइम यहां पर नमाज जनाजा चल रहा है अरशद शरीफ का। क्योंकि ये एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जहां पर डीजी ISI पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा आ रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स के एक अच्छी खासी अटेंशन डाइवर्ट होती है। और फिर अरशद शरीफ के साथ जो लोग हैं, जो उससे प्यार करने वाले हैं, वो तो डेफिनेटली उसके साथ सारे सहाफ़ी उसके नमाज जनाजा पे होंगे। वो तो कुछ ऐसे सवाल भी नहीं कर सकते, वो तो कुछ ऐसा पूछ भी नहीं सकते कि जिससे यहाँ पर कुछ क्रिटिकल आंसर लिए जाए। समझ रहे हो? मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। वो फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन आप उस फॉर्मूले के थ्रू अगर 1% भी दिमाग रखते हुए तो फौरन से समझ जाओगे कि इस सारे चक्कर के पीछे कौन हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली नाम क्यों नहीं बता रहा। देखें, किसी भी इंसान के लिए ना सबसे पहले उसकी जान अजीज होती है। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मैं ब्लैक बेल्ट हूं, मैंने कराटे सीखे हुए हैं, लेकिन 18 साल की उम्र में जब फर्स्ट टाइम मेरी रोबरी हो रही थी, मुझे यहाँ पर एक 15-16 साल का बच्चा था जिसने पिस्टल मेरी तरफ होवर कर रखी थी और ऐसे में मांगा मेरे से सेलफोन, वॉलेट, सब कुछ ले गया। मैं चाहता तो एक झाबड़ मारता, यहाँ पर कुछ ऐसे करतब करके उसकी हड्डियां तोड़ देता, लेकिन पिस्तौल का प्रेशर एक ऐसा होता है जब आप घोड़े के सामने होते हो ना, तो वहां पर आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वहां पर इंस्टेंटली आपके माइंड में एक ही फीलिंग आ रही होती है कि इज दैट अ लास्ट डे ऑफ माई लाइफ?
क्या इस बंदे ने यहाँ से ऐसे किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरी माँ का क्या होगा? वो तड़पती रहेगी, वो रोती रहेगी, क्या होगा मेरे मरने के बाद? ऐसे ऐसे सवाल एक सेकंड के अंदर आ रहे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। वहां पर किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि कौन सा करतब करना है, क्या करना है, किस तरह से इसको गिराना है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। मैं भी नहीं कर सका था। तो इसलिए जान एक बहुत कीमती चीज़ है और कोई भी इंसान अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। इसलिए जो लोग अपनी जान हथेली पे रख के आपको बार बार फैक्ट्स बता रहे हैं, आपको इशारे दे रहे हैं, कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली नाम भी ले लिया, तो सोचो वो आपके लिए और इस मुल्क के लिए क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे इंसानों की तरह अगर आप बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट आपको साथ जरूर देना चाहिए। आपको ये बताना चाहूंगा कि अरशद शरीफ सिर्फ 5% पॉपुलैरिटी रखते हैं एज कंपेयर टू इमरान खान, लेकिन फिर भी आपने देखा कि ज़ियाउल हक के बाद इतना बड़ा जनाजा किसी का आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हक पर था, वो हमेशा सही बात कर रहा था। तो सोचो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर कल को इमरान खान को कुछ हो जाता है, जो कि आज दोबारा से रोड पे निकला है आप लोगों के लिए, आप लोगों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तो अगर उसके साथ कुछ ऐसा होगा तो मेरे ख्याल से कई दहाइयों तक पाकिस्तान की जो कौम है वो रोती रहेगी। तो इसलिए हक की आवाज़ को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और उन लोगों का साथ देना चाहिए जो अपनी जान गंवाकर आप लोगों को सच बताने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।